हिटलर की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन उसके जैसा एक और तानाशाह पैदा हुआ था अफ्रीका में। हिटलर दुश्मन था यहूदियों का और इस अफ्रीकी तानाशाह के निशाने पर थे भारतीय लोग। इसने 90,000 भारतीयों को 90 दिनों में बर्बाद करके रख दिया। हिटलर कहता था आई एम चूजन बाय डेस्टिनी। ये अफ्रीकी हिटलर कहता था गॉड स्पोक टू मी। दोनों को लगा वो भगवान के भेजे हुए हैं। हिटलर ने जर्मनी को युद्ध में झोंक कर बर्बाद कर दिया और इस आदमी ने युगांडा को नफरत में झोंक कर। इस अफ्रीकी हिटलर का नाम था ईदी अमीन डाडा। अफ्रीका के देश युगांडा का ये तानाशाह था। आज की कहानी है इसी तानाशाह की, जिसने भारतीयों से नफरत को इतना फैलाया कि खुद उसका देश युगांडा ही अपने आप में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये वो ईदी अमीन था जो अपने फ्रिज में दुश्मनों के कटे हुए सिर रखता था, जो कहता था कि हिटलर के काम बुरे नहीं थे, उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक कुक से मिलिट्री कमांडर और फिर तख्ता पलट करने वाले ईदी अमीन को भारतीयों से नफरत क्यों थी? कौन था ईदी अमीन और कैसे उसने सदियों से रह रहे इंडियंस को दुश्मन बनाकर उन्हें खटमल बता दिया? आज मैं आपको युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन और भारतीयों पर उसके जुल्म की कहानी सुनाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल था 1972, महीना अगस्त। युगांडा की राजधानी कंपाला के रेडियो पर भारतीयों के लिए एक अनाउंसमेंट हुई। इन खून चूसने वाले परजीवियों को, खटमलों को देश से बाहर निकाल दो। और उसी पल देश भर में अफरा तफरी मच गई। सिर्फ 90 दिन और 90,000 भारतीय देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह आदेश दिया गया था युगांडा के कसाई ईदी अमीन के द्वारा। उसका यह फैसला एक अंधेरी रात में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सालों से पनप रही चिढ़ का भी नतीजा था। अभी आपको आगे पता चलेगा कि ईदी अमीन ने अपने देश से इन भारतीयों को और बाकी एशिया के लोगों को निकाल फेंकने की धमकी क्यों दी थी। और ये भी जान जाएंगे आप कि अफ्रीका की जमीन पर ये भारतीय आखिर कर क्या रहे थे। तो सबसे पहले चलते हैं अफ्रीका के देश युगांडा की तरफ। अफ्रीका का मैप आप खोलोगे तो उसके ईस्टर्न साइड में एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा, युगांडा। रवांडा, कांगो, साउथ सुडान, केनिया और तंजानिया से घिरे इस छोटे से देश में काफी पहले से भारतीय आ गए थे। ये इंडियंस यहाँ किसी माइग्रेशन की वजह से नहीं, बल्कि अंग्रेजों के लालच का अंजाम थे। 19वीं सदी के आखिर में 1890 के आसपास जब अफ्रीका यूरोपियन देशों के बीच में बट रहा था, तब अब ब्रिटिश एम्पायर ने अफ्रीका में और अंदर घुसने की सोची। इनके हिस्से में युगांडा भी आया। हिंद महासागर के किनारे बसे मोम्बासा देश से लेकर युगांडा की राजधानी कंपाला तक ये लोग एक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे। अंग्रेजों का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को कहा गया ईस्ट अफ्रीकन रेलवे प्रोजेक्ट। अंग्रेजों को चाहिए थे सस्ते लेबर, और यही वो टाइम था जब भारत पर भी अंग्रेजों ने अपना शिकंजा कस रखा था। तो भारत से लाए गए मेहनती, सस्ते और भरोसेमंद मजदूर, जिनके हाथों से युगांडा के रेलवे लाइन की तकदीर लिखी जानी थी। लेकिन हमेशा की तरह अंग्रेज सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा करने वाले थे जो कि युगांडा के लोगों को भारतीयों का दुश्मन बनाने वाला था। 1895 से 1901 के बीच करीब 32,000 भारतीय मजदूर भारत से ईस्टर्न अफ्रीका लाए गए। ये लोग ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से जुड़े हुए थे। इसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइफ में पहली बार तो समंदर देखा था। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गए ये मजदूर युगांडा की रेलवे बनाकर वहीं पर बस गए और धीरे धीरे व्यापार में उतर गए। अब ये मजदूर मेहनती भी थे और भरोसेमंद भी थे, तो युगांडा में इन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की। अमीर इंडियन दुकानदार बन गए, अफ्रीकी खेतों में काम करते रहे और अंग्रेजों ने बीच में जहर बो दिया। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में इन इंडियंस ने युगांडा की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। ये लोग युगांडा को डोमिनेट करने लगे। अफ्रीका की आबादी जहां मेन तौर पे खेती और लेबर में लगी हुई थी, वहीं जो इंडियंस थे ये छोटी दुकानों से लेकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बड़े कारोबार तक सब कुछ संभाल रहे थे। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों ने जैसे डिवाइड एंड रूल का गेम खेला था, वैसा ही गेम युगांडा में भी खेला गया। अंग्रेजों ने जाते जाते यहाँ पर समाज के 3 हिस्से कर दिए। सबसे ऊपर खुद यूरोपियन थे, बीच में एशियन थे यानी कि इंडियन, और सबसे नीचे लोकल अफ्रीकी थे। ये जो इनइक्वालिटी थी, ये वही बीज थी जिसने आगे चलकर ईदी अमीन जैसे नेताओं को जस्टिस के नाम पर नफरत फैलाने का मौका दिया।
ईदी अमीन की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने गरीबी, सेना और पॉलिटिक्स तीनों का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया। 1925 के आसपास युगांडा के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके कोबोको में पैदा हुआ ईदी अमीन बहुत मुश्किल भरे माहौल में पला बढ़ा था। बाप खेतिहर मजदूर थे, माँ हकीम थी, बचपन में पढ़ाई छूट गई, लेकिन शरीर ताकतवर था। 6 फुट 4 इंच का यह ताकतवर सैनिक बाद में तख्ता पलट करने वाला तानाशाह बना। 1946 में ईदी अमीन को ब्रिटिश आर्मी ने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल कर लिया। ईदी अमीन ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, लेकिन वो बहादुर बहुत था और अपने सीनियर्स का आदेश मानता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसमें एक काम का सैनिक दिखता था। उसने केनिया और सोमालिया में कई सारे अभियानों में हिस्सा लिया। अंग्रेजों के जाने के बाद 1962 में युगांडा आज़ाद हो गया। धीरे धीरे युगांडा की सेना अफ्रीकी कंट्रोल में आने लगी। युगांडा के पीएम थे मिल्टन ओबोटे। उनके सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स में एक नाम ईदी अमीन का भी था। इस टाइम तक ईदी अमीन कर्नल बन गया था। ओबोटे ने भी अमीन को खूब प्रमोशन दिए, क्योंकि उनको भी अपनी सेना में एक ताकतवर, वफादार चेहरा चाहिए था। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों इस बात का कि जब सत्ता और बंदूक एक ही व्यक्ति के पास होती है तो वफादारी बहुत देर तक नहीं रहती। 1970 में अमीन को तीनों सेनाओं का कमांडर नियुक्त कर दिया गया। इस दौरान उसने सेना के फंड में इतना घालमेल किया कि ओबोटे को उसकी बर्खास्तगी का डिसीजन लेना पड़ा। इससे पहले कि वो बर्खास्त हो पाता, ईदी अमीन ने तख्ता पलट करके खुद को सत्ता पर जमा लिया। 1971 में जब ओबोटे विदेश यात्रा पर थे, ईदी अमीन ने तभी तख्ता पलट किया। उसने रेडियो पर घोषणा की कि देश के भ्रष्ट नेताओं से बचाने के लिए सेना ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके कुछ ही घंटों में ईदी अमीन एक आर्मी ऑफिसर से युगांडा का शासक बन गया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद ये बदलाव देश के लिए अच्छा होगा। करप्शन से और देश की गिरती हालत से लोग परेशान थे, तो उन्हें लगा कि अमीन उनकी दिक्कतें खत्म करेगा। अमीन ने भी तुरंत आर्मी की सैलरी बढ़ाई, कुछ लोगों को कैद से भी आज़ाद कराया और खुद को जनता का नेता बताना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहावत है ना, शेर की खाल में भेड़िया ज़्यादा दिन नहीं छिपता। यही हाल ईदी अमीन का हुआ। उसने खुद को कुछ भी कहना शुरू कर दिया। महामहिम, लाइफ प्रेसिडेंट, बिग डैडी, और तो और उसने खुद को स्कॉटलैंड का राजा तक कह दिया। उसकी सनक उसके हर फैसले में दिखने लगी। लोगों को डराने, चुप कराने और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसने हिंसा को ही अपना हथियार बना लिया। कंपाला की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है मकरेरे यूनिवर्सिटी, जो कभी युगांडा के इंटेलेक्ट की पहचान मानी जाती थी। वहां अमीन ने राजनीतिक बहस और विचार विमर्श पर रोक लगा दी। जब स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया तो उन्हें डराने के लिए अमीन ने अपने विश्वविद्यालय में अपनी सेना भेज दी। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि जल्दी ही वो एक ऐसा फैसला लेने वाला है जिससे पूरे देश की इकोनॉमी ही चरमरा जाएगी। उसके फैसले से युगांडा देश तबाह होने वाला था, ये बात किसी को नहीं पता थी। ईदी अमीन के असल में दोस्तों 2 चेहरे थे। एक जो जनता के सामने बहुत ही मजाकिया दिखता था, और दूसरा जो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही वायलेंट था और खून का प्यासा था। उसके शासन के दौरान कितने लोग मारे गए, आज तक इसका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि 80,000 से लेकर 3 लाख तक की मौतें हुई होगी। ये मौतें सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड जेनोसाइड था, और इसके लक्षण ईदी अमीन के अंदर बहुत पहले से दिखने लगे थे। 1962 में ही जब अमीन ब्रिटिश सेना की 4थी केआर यूनिट का हिस्सा था, तब उसने केनिया के तुर्काना इलाके में भयानक जेनोसाइड मचाया। यहाँ गांव के लोगों को मारा पीटा गया और कई लोगों को जिंदा दफना दिया गया। सत्ता में आने के कुछ हफ्तों बाद उसने कंपाला की मंकिंडे जेल में 32 आर्मी ऑफिसर्स को एक कोठरी में बंद करके डायनामाइट से उड़ा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ओबोटे के समर्थक थे। धीरे धीरे उसने अपनी सेना का भी सफाया कर दिया। पहले ही साल में करीब 2/3 सैनिकों को फांसी दे दी गई। जनता पर कंट्रोल करने के लिए अमीन ने देश भर में 4 अलग अलग सीक्रेट एजेंसीज बनाई। मिलिट्री पुलिस, प्रेसिडेंशियल गार्ड, पब्लिक सेफ्टी यूनिट और ब्यूरो ऑफ स्टेट रिसर्च। इन सभी का काम था लोगों को पकड़ना, टॉर्चर करना और फिर मार देना। अमीन का शासन युगांडा के इतिहास का सबसे भयावह दौर था, जहां इंसानियत की कभी कोई कीमत नहीं थी। उसने खुद को हिज एक्सीलेंसी, प्रेसिडेंसी फॉर लाइफ, लॉर्ड ऑफ ऑल द बीस्ट ऑफ द अर्थ एंड फिशेस ऑफ द सी, इस तरह के अजीबोगरीब खिताब देने शुरू कर दिए थे। वो दावे करता था कि भगवान उसे सपने में आदेश देता है, सत्ता उसके लिए सेवा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा किया गया अधिकार थी। इस तरह ईदी अमीन ने अपने आप को युगांडा के भगवान की तरह दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सत्ता सिर्फ ये सब करके तो चल नहीं सकती थी।
जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए ईदी अमीन को भी एक नए दुश्मन की तलाश थी। तानाशाही शासन की ये खासियत है, तानाशाहों को एक ऐसा दुश्मन चाहिए होता है जिसे दिखाकर वो जनता का सपोर्ट हासिल कर सके। इस बार उसे वो दुश्मन भारतीयों में दिखा जो दशकों से युगांडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए थे। ये भारतीय अब सत्ता के लिए सबसे आसान निशाना थे। भारत के 90,000 लोग जो माइनॉरिटी थे, ऑफ कोर्स, वो यहाँ रह रहे थे। इनमें कुछ ब्रिटिश पासपोर्ट वाले थे जिन्हें ब्रिटिश एशियंस कहा जाता था। एशियन कम्युनिटी युगांडा के समाज से थोड़ा अलग थलग भी रहती थी। उनके अपने स्कूल थे, मंदिर थे और मोहल्ले थे। लेकिन जो दूरी आर्थिक वर्ग की थी वही आगे चलकर रेशियल और राजनीतिक दूरी बन गई। जल्दी ही अमीन ने अपने भाषणों में कहना शुरू कर दिया कि ये एशियाई लोग अफ्रीका का खून चूस रहे हैं। उसने कहा कि युगांडा को असली आज़ादी तभी मिलेगी जब उसकी इकोनॉमी अफ्रीकन्स के हाथ में आएगी। इधर जनता भी जब देखती थी कि एशिया के लोग उनसे अमीर हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, तो उस असमानता में उन्होंने सरकार से सवाल की बजाय इंडियंस और एशियंस को अपना दुश्मन समझ लिया। धीरे धीरे ईदी अमीन ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें नफरत को देशभक्ति कहा जाने लगा। भारतीयों को बाहर निकालने की प्लान अब सिर्फ एक थॉट नहीं रह गई, वो एक पॉलिटिकल हथियार बन गया। और इसी हथियार से ईदी अमीन ने अपनी तानाशाही को वैलिडिटी दी। इसी वैलिडिटी का फायदा उठाया 1972 में, जब उसने रेडियो पर आकर कहा, गॉड टोल्ड मी टू एक्सपेल एशियंस फ्रॉम युगांडा, यानी कि भगवान ने आदेश दिया है कि एशियंस को युगांडा से निकाल दो। इन लोगों को 90 दिनों के अंदर युगांडा छोड़ने की धमकी मिली। अमीन ने अपने भाषणों में भारतीयों को ब्लड सकर्स और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटर्स कहा। इसके बाद पूरे देश में नफरत का माहौल बन गया। अखबारों में हेडलाइन आई, युगांडा फॉर युगांडन्स, और सड़कों पर पोस्टर लगने लगे, सेंड द एशियंस होम। लोगों की भीड़ दुकानों के बाहर जुटने लगी। जो कभी उन्हीं इंडियन दुकानों से अपना सामान खरीदते थे वो भारतीयों को लूटने को तैयार थे। इसके बाद ईदी अमीन का एक और आदेश आया, हर भारतीय को सिर्फ 55 पाउंड यानी उस टाइम पर करीब 700 रुपए तक का कैश ले जाने की इजाज़त है। बाकी सब कुछ, आपका घर, दुकान, बैंक अकाउंट, गाड़ियां, ये सब सरकार की संपत्ति घोषित कर दिए गए। जो लोग विरोध करने की सोचते उन्हें सेना और पुलिस डराने लगती। हिंसा और अपहरण की घटनाएं बढ़ गईं। इसके चलते कई परिवारों ने अपनी मेहनत और अपनी पहचान को छोड़ दिया। ईदी अमीन के लिए सत्ता के आगे ये लोग मायने नहीं रखते थे। करीब 90,000 भारतीय मूल के लोग युगांडा छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ लोग भारत लौटे, कुछ ब्रिटेन, कनाडा जैसे और केन्या जैसे देशों में शरण लेने चले गए। ब्रिटेन ने करीब 28,000 भारतीयों को शरण दी। कई लोग ब्रिटेन और भारत लौटे, लेकिन उस वक्त भारत बांग्लादेश क्राइसिस में उलझा हुआ था, इसलिए मदद बहुत लिमिटेड मिली। खैर, 90 दिन बीतते बीतते युगांडा की सड़कों से इंडियंस का नामो निशान मिटा दिया गया। जिन दुकानों पर पटेल स्टोर्स या सिंह एंड सन्स लिखा हुआ था, वहां अब सरकारी तख्तियां टंगी थीं जिन पर लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ युगांडा। अब दोस्तों, ईदी अमीन ने ये कर तो दिया था, लेकिन क्या ये नफरत का अंत था? जवाब है नहीं। असल में यहीं से अमीन की असली तानाशाही की शुरुआत भी हुई। भारतीयों के जाने के बाद युगांडा कुछ टाइम के लिए जैसे खाली हो गया। बाजार सूने पड़ गए, दुकानें बंद हो गईं और इकोनॉमी चरमराने लगी। जो लोग कभी कारोबार चला रहे थे उनकी जगह अब सेना के अफसरों और अमीन के सपोर्टर्स को दे दी गई। इन लोगों को किसी को भी ट्रेड करना नहीं आता था। इससे हुआ ये कि कुछ ही महीनों में युगांडा की इकोनॉमिक हालत तबाह हो गई। लेकिन दोस्तों, ईदी अमीन को इन सब से मतलब नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने से मतलब था। धीरे धीरे उसकी सरकार एक तानाशाही मशीनरी में बदल गई, जहां डर ही कानून था। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह कौन गायब हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप जॉर्ज ऑरवेल का 1984 नाम से एक नॉवेल है, उसको पढ़ सकते हैं। ये नॉवेल उन्होंने 1920s के आसपास आई थिंक लिखा था, और उसमें एक डिस्टोपियन समाज की कल्पना की गई थी, यानी भविष्य में आने वाले समाज की कल्पना की गई थी। और ये नॉवेल आपको दिखाएगा कि किस तरह से तानाशाही सरकारें काम करती हैं। और आप आज भी उस किताब से अपने आसपास के रेफरेंसेस को देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। बुक जरूर पढ़िए, मस्ट रीड बुक है। कहा जाता है कि 1971 से 1979 के बीच करीब 5 लाख युगांडावासी मारे गए या लापता हो गए। ये संख्या किसी युद्ध की नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह की सनक भरी चीज थी। उसने अपने विरोधियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, पत्रकारों, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों तक को खत्म करा दिया। जो सवाल पूछता वो गायब हो जाता। इसी दौर में अफवाहें भी फैली कि अमीन दुश्मनों का मांस खाता है, यानी इंसानों का मांस। सबसे बड़ी बात है कि उसने कभी अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो कभी इस बात से इनकार भी नहीं किया।
खैर, अमीन ने अपनी तानाशाही को दुश्मनी के फॉर्मूला पर खड़ा किया था। पहले इंडियंस और एशियंस उसके दुश्मन बने, फिर उसका विरोध करने वाले अपने ही अफ्रीकन्स उसका दुश्मन बन गए और आखिर में अपने साथी सैनिकों को भी उसने दुश्मन बना दिया। वो जानता था कि डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दोस्तों, इतिहास बताता है जब कोई शासन सिर्फ डर पर टिकता है तो उसका पतन भी उतनी ही तेज होता है। अमीन का पतन शुरू हो चुका था, बस किसी को पता नहीं था कि उसके पतन का फाइनल डे कब आएगा। 1978 तक ईदी अमीन की सत्ता डगमगाने लगी थी। सेना में संतोष बढ़ चुका था, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और जनता भूख और डर के बीच में जी रही थी। वहीं अमीन इस हकीकत को एक्सेप्ट जैसे करना ही नहीं चाहता था। अपनी तानाशाही को बचाने के लिए अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया। जवाब में तंजानिया ने कंपाला पर कब्जा कर लिया। अमीन को रातों रात भागना पड़ा। पहले वो लीबिया भागा, जहां गद्दाफी ने उसे कुछ टाइम के लिए शरण दी, लेकिन फिर इंटरनेशनल दबाव बढ़ने पर अमीन को वहां से भी निकलना पड़ा। आखिरकार सऊदी अरब ने उसे ह्यूमन कारणों का हवाला देकर शरण दे दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी कि वो पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूर रहेगा। इस तरह युगांडा का कसाई युगांडा से दूर रहने पर मजबूर हो गया। सऊदी अरब के जेद्दा में अमीन ने करीब 24 साल बिताए। कहते हैं कि वहां उसका तानाशाही वाला आलीशान जीवन नहीं रह गया था। उसके कई बच्चे वहीं पले वहीं बढ़े। उसने कभी अपने कर्मों के लिए पब्लिकली पछतावा नहीं जताया। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अफसोस है, तो उसने कहा, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई ओनली मिस माई पीपल एंड माई कंट्री। 2003 में ईदी अमीन का सऊदी अरब में निधन हो गया। उस वक्त युगांडा की जनता के लिए ये कोई दुख भरी खबर नहीं थी, बल्कि एक क्लोज चैप्टर था। एक ऐसा आदमी जिसने कभी खुद को धरती का मालिक कहा था, अंत में वो अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं कर पाया, विदेश में ही गुमनामी में मर गया। दोस्तों, ये थी कहानी युगांडा के तानाशाह की, जिसने भारतीयों को भगाने की बात कही थी। हिटलर की कहानी हमने पढ़ी और याद रखी, लेकिन ईदी अमीन की कहानी हमने भुला दी। लेकिन इतिहास दोस्तों भूलने वाली चीज़ों में से नहीं है, वो हर बार हमें अपनी चीज़ें याद दिलाता है। अब आपको ये इतिहास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।